इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के शांति शिक्षा एवं सतत विकास प्रश्न पत्र जो कि फरवरी 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप 2021 के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र साथ ही वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। बात करेंगे पहले प्रश्न की। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए महिला वर्ष है। यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसकी वजह से यह प्रश्न विवादित बन जाता है, क्योंकि जो भी ऑप्शंस दिए गए चारों वर्षों में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कार्य किए गए थे और यहाँ पर कोई विशेष रूप से महिला वर्ष घोषित नहीं किया गया था। इस वजह से इस टाइप के प्रश्नों को शामिल करने से पहले पीएनपी को एक बार विचार जरूर करना चाहिए कि जानबूझकर के विवादित प्रश्न क्यों शामिल किए जाते हैं परीक्षा में, जबकि शांति शिक्षा एवं सतत विकास एक ब्रॉड सिलेबस है। आपके पास बहुत सारे प्रश्नों का संचय हो सकता है, लेकिन इस टाइप के विवादित प्रश्नों को चयन करते समय एक बार विचार जरूर करना चाहिए। पहला विकल्प जो 1985 दिया गया है, तो जुलाई 1985 में नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व अधिवेशन हुआ था। इसमें महिलाओं के विकास और शांति के विषय पर गहनता से विचार विमर्श किया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे 1985 में भी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बात कही गई थी। बात करेंगे 1975 की 5वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1974 से 1978 के बीच चली थी, उसमें भी महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें कही गई थी। तो 1975 भी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आता है, ये वाला जो वर्ष है, तो ये भी एक विकल्प सही हो सकता है। अब बात करेंगे तीसरे ऑप्शन 1990 की। महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये भी महिलाओं के उत्थान और स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाया गया था। तो 1990 भी एक विकल्प हो सकता है। अब बात करेंगे चौथे ऑप्शन 1995 के बारे में। 1995 में प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन एक मुहिम चलाई गई थी जो कि महिलाओं के उत्थान से संबंधित थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आयोग के द्वारा जो ऑप्शंस दिए गए हैं सारे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शंस हैं, क्योंकि सारे वर्षों में कुछ ना कुछ महिलाओं के उत्थान के कार्य किए गए थे और या तो इनके प्रश्न पूछने का तरीका गलत है या फिर ऑप्शंस गलत दिए गए हैं। इस प्रश्न का आयोग जो उत्तर मानेगा वहीं आप विवश होंगे उत्तर मानने के क्रम में। आपने हालांकि क्या उत्तर लगाया कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत किसने दिया था? तो विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा 4th सेमेस्टर में। ऑप्शन नंबर 3 डार्विन इसका सही उत्तर हो जाएगा। योग्यतम की जीविका का मतलब ये होता है कि प्रकृति जिसका चयन करेगी वही जीवित रहेगा, यानी कि प्रकृति के अनुसार जो अपने आप को ढाल सकेगा, अनुकूलन कर सकेगा, वही जीवित बचेगा। तो ये सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 3 डार्विन इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है, जो बीमारी दूर करने योग्य है उसे दूर ना करना हिंसा है, यह परिभाषा किसकी है? तो ऑप्शन नंबर 1 जोहान गाल्टुंग इसके सही उत्तर हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, लोक संचार माध्यम है। संचार मतलब कम्युनिकेशन का मीडियम क्या क्या है? तो पहला ऑप्शन है कठपुतली का खेल, जो कि सही उत्तर है। पुराने समय में आप लोग देखते होंगे कि कठपुतलियों के खेल के माध्यम से समाज में एक सूचना प्रेषित करने का कार्य किया जाता था या फिर समाज को प्रेरित करने का, उसको जागरूक करने का कार्य किया जाता था। दूसरा है समाचार पत्र। समाचार पत्र से सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती हैं। आप लोग अखबार पढ़ करके कुछ ना कुछ सूचना ग्रहण करते हैं, तो ये भी संचार का माध्यम हो गया। तीसरा है पोस्टर। पोस्टर पर जो भी सूचनाएं अंकित होती हैं चित्र के फॉर्म में या फिर लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से, वो भी एक दूसरी सूचना दूसरे जगह संचार के रूप में भेजने में सहायक होती है। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इस वजह से चौथे का चौथा ऑप्शन उपयुक्त में सभी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे पांचवें प्रश्न की। अहिंसा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सचेतन दुख इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न है, जनसंचार माध्यम का अर्थ बताइए। जन का मतलब होता है लोग और संचार का मतलब होता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, यानी कि अपने भावों विचारों को एक दूसरे से व्यक्त करना। और जनसंचार माध्यम का अर्थ आप लोग लिख सकते हैं संचार की प्रक्रिया या फिर संदेशों के आदान प्रदान की प्रक्रिया एक बड़े पैमाने पर होती है तो वह जनसंचार कहलाता है। और माध्यम का मतलब हो गया कि जो प्रमुख कारक है जनसंचार के लिए उसके संदर्भ में बात की जा रही है। जनसंचार के लिए प्रमुख जो माध्यम है वो है समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, कंप्यूटर इत्यादि।
यहाँ पर एक बात गौर करने वाली होगी कि जो जनसंचार होता है वह प्रायः एक तरफा होता है, यानी कि वन वे होता है। आप लोग देखे होंगे टीवी में, समाचार पत्रों में, कंप्यूटर में जो आप इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है वहीं सिर्फ आप देख पा रहे हैं, आप उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक तरफा इसी वजह से कहा जा रहा है कि जनसंचार के जो माध्यम है वह एक तरफा होते हैं। सातवां प्रश्न है, स्थित प्रज्ञ क्या है? तो ये एक शब्द है जो कि गीता में प्रयोग किया गया है, भगवत गीता में, और उसमें स्थित प्रज्ञ उस व्यक्ति को माना गया है जो कि दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में कोई भी उद्वेग उत्पन्न नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में उसका जो मन हो वह स्थिर रहे, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित ना हो जाए, यानी कि सुख हो या फिर दुख हो दोनों में वो समान प्रकार से व्यवहार करे, और जिसमें राग, भय, क्रोध आदि नष्ट हो गए हों, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। बात करेंगे आठवें प्रश्न की, बहिरंग योग कौन कौन से हैं बताइए। बहिरंग योग की अगर बात की जाए तो इसमें यम, नियम, तीसरा आप लोग देख सकते हैं आसन, इसके बाद से चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग के योग होते हैं। नवा प्रश्न है, अंतरंग योग किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के अंतर्गत जो 8 नियम बताए थे उसमें से 5 नियम बहिरंग के अंतर्गत आ जाते हैं, जो कि हमने पिछले प्रश्न में देख लिया, और अंतरंग के अंतर्गत 3 नियम आते हैं जो कि हैं, पहला धारणा, दूसरा ध्यान और तीसरा समाधि। यानी मनुष्य के मन के अंदर जो चीज़ें चल सकती हैं वो अंतरंग के अंतर्गत आती हैं, और मनुष्य के मन के बाहर जो चीज़ें योग के रूप में चल सकती हैं उसको बहिरंग योग के अंतर्गत रखा गया है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की, अनुच्छेद 325 संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 325 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो कि पागल या फिर अपराधी नहीं हो को मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए सभी को मताधिकार का अधिकार अनुच्छेद 325 प्राप्त कराता है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की, केंद्रीयकरण विधि क्या है? ये भी एक विवादित प्रश्न है, क्योंकि केंद्रीयकरण विधि बहुत चीज़ों के सापेक्ष अलग अलग परिभाषाएं रखती हैं। तो ये किसके सापेक्ष पूछा गया है, ये भी एक विवाद का प्रश्न हो सकता है। यहाँ पर मैं बता दूं, अगर सत्ता की बात की जाए तो वहाँ पर केंद्रीकरण विधि का मतलब ये होता है कि अगर राजतंत्र है, यानी कि राजा कोई है, तो उसके पास ही सभी शक्तियाँ केंद्रित होती हैं, निहित होती हैं उसी के इर्द गिर्द, तो वहाँ पर केंद्रीकरण कहते हैं। और विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि जो सभी समस्त शक्तियाँ हैं वो प्रजा के पास निहित हैं, यानी कि शक्तियाँ बटी हुई हैं एक दूसरे में, ठीक है। तो ये केंद्रीकरण विधि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा कि ये प्रश्न अपूर्ण है, क्योंकि किसके सापेक्ष पूछा गया है ये इससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न है, व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है? सहमति जन्यता का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपके व्यक्तित्व में इस प्रकार से झलकना चाहिए कि आप वो कार्य अगर किसी ग्रुप में कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप के व्यक्तियों को भी आप महत्व दें, यानी कि उनके डिसीजन, उनके फैसलों को भी आप लगातार सहमति अपनी प्रदान करें और एक सामंजस्य बना करके चलें। व्यक्तित्व में सामंजस्य बनाने का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि आप समाज से अनुकूलन कर पाएंगे या नहीं, समाज आपको एक्सेप्ट करेगा या नहीं, ये आपके सहमति जन्यता पर ही निर्भर करती है। तो इस प्रकार से आप कुछ लिख सकते हैं। 13वां प्रश्न है, मीडिया की हिंसा में क्या भूमिका होती है? देखिए, मीडिया हिंसा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। या तो मीडिया चाहे तो उस हिंसा को खत्म करवा सकती है, या फिर उसमें आग में घी का कार्य भी कर सकती है। आज की मीडिया की अगर बात की जाए तो वह जाति और विशेष समुदाय पर ज़्यादा फोकस करती है, यानी कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि इससे हिंसा को बढ़ावा मिलता है। आज ज़रूरत है समाज में मीडिया को निष्पक्ष होते हुए, अगर कोई गलत हो रहा है, हिंसा हो रहा है, तो उसकी बात उठाने के क्रम में। लेकिन आज आप देखेंगे तो मीडिया में ऐसी खबरें चलती हैं कि दलित के साथ ऐसा हुआ, या फिर जनरल कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ, या फिर स्वर्ण के साथ ऐसा हुआ। तो मीडिया ही एक जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर रही है, जिससे हिंसा और ज़्यादा भड़क जाती है। तो ये सब कुछ मीडिया के ही हाथ में है। आज मीडिया की शक्ति की वजह से आज घर बैठे आप मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, तो ये मीडिया की ही ताकत है।
लेकिन अगर इसी ताकत को गलत वे में ले जाया जाए और हिंसा को भड़काने में प्रयोग किया जाए तो वो भी एक तरीके से समाज में गलत इम्पैक्ट ही डालेगा। तो मीडिया पूरी तरीके से भूमिका निभाती है हिंसा को रोकने या फिर उसको समाप्त करने के क्रम में। बात करेंगे 14वें प्रश्न की, पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंडा 21 सिद्धांत बताइए। वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये एजेंडा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थे, जिसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं कि पर्यावरण एवं विकास के मध्य संबंधों के मुद्दों को समझाना इसका प्रमुख कार्य था। इसके अलावा ऊर्जा को अधिक कुशल तरीके से किस प्रकार से प्रयोग किया जाए इस पर चर्चा करना, किसान भाइयों को पर्यावरण संबंधी जानकारी किस प्रकार से उचित समय पर मुहैया कराई जाए और प्रदूषण फैलाने वालों पर भारी अर्थदंड किस प्रकार से लगाई जाए, इस दृष्टिकोण से राष्ट्रीय योजनाएं बनाई जाए और उसका क्रियान्वयन किया जाए। इन सभी मुद्दों पर इस सम्मेलन में चर्चा किया गया था जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे 15वें प्रश्न की, संपोषणीय विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या है। देखिए, संपोषणीय विकास का मतलब ये होता है कि आप मनुष्य अपना विकास तो करे ही करे, लेकिन उससे पर्यावरण को कोई विशेष हानि ना पहुंचे। आज जिस प्रकार से मनुष्य विकास कर रहा है और जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है और पौधों को अंधाधुंध काटा जा रहा है, तो उससे ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं, ओजोन परत में छिद्र जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान और पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए ही संपोषणीय विकास के सिद्धांत को लाया गया, ताकि मनुष्य अपने विकास के साथ साथ पर्यावरण की भी रक्षा करे, ताकि आने वाली जो पीढ़ी हो वह पर्यावरण से लाभ उठा पाए। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के क्या उपाय होंगे। देखिए, अवक्रमण का मतलब होता है कि उसको खत्म होने से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ज़्यादा तब होगा जब आबादी लगातार बढ़ेगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और आबादी बढ़ने से उस पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, उसका अवक्रमण ज़्यादा होगा, यानी वो ज़्यादा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसको अवक्रमण को कम करने के लिए निम्न उपाय अपनाए जा सकते हैं कि सबसे पहले तो आबादी को नियंत्रित किया जाए, यानी कि जनसंख्या को कम करने के सरकार के द्वारा उपाय करने चाहिए। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं, वनों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, वनों का विस्तार करने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। इसके अलावा मिट्टी के संरक्षण हेतु रासायनिक खादों का उपयोग बंद कर देना चाहिए और जैविक एवं हरित खाद का ही अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जहरीली गैसों के उत्सर्जन पर भी पूरी तरीके से रोक लगनी चाहिए और उपकरण, पत्थरों एवं बालू का बहुत ज़्यादा उत्खनन नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों पर भी रोक लगनी चाहिए। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व सांप्रदायिकता आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा भाषावाद, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर कई भाषाएं प्रचलित होंगी एक देश में तो वहाँ पर भाषावाद भी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व साबित होता है। अगर बात करें भारत की, तो यहाँ पर जब भी हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की बात चलती है तो साउथ की जो लैंग्वेजेस हैं उनके द्वारा भी ये मांग की जाती है कि उनको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जा सकता है। तो ये देखेंगे आप, भाषाओं को लेकर भी राष्ट्रीय एकता नहीं बन पाती है। इसके अलावा क्षेत्रीयता भी राष्ट्रीय एकता में एक बाधक तत्व है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि विभिन्न राज्यों के लोग आपस में लड़ते रहते हैं कि मैं यूपी से हूँ, बिहार से हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि साउथ साइड में जो उत्तर भारतीय लोग जाते हैं कार्य करने के लिए, उनका बहिष्कार किया जाता है। तो सबसे पहले हम सभी भारतीय हैं, भारतीय होने के बाद ही हम लोग किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो जब तक ये भावना नहीं आएगी कि हम भारतीय हैं, तब तक राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हो सकती है। इसके अलावा जातिवाद भी राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। रंग भेद और दूषित शिक्षा प्रणाली, नैतिक पतन एवं भ्रष्टाचार और दूषित राजनीति, ये सभी प्रमुख कारण हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में बाधक है। 18वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। देखिए, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 सदस्य देश जो हैं वो स्थायी हैं और जो 10 सदस्य होते हैं वो अस्थायी होते हैं, जो कि भौगोलिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुने जाते हैं। जो 5 सदस्य स्थायी हैं उनमें चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इनका प्रमुख कार्य ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई विवाद होता है दो देशों के बीच में, तो उसमें आपसी समझौता कराना और बीच के मनमुटाव को कम करना इनका प्रमुख कार्य होता है।
दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही वर्ष 2021 में चतुर्थ सेमेस्टर में पूछे गए सभी प्रश्न पत्रों को देखने के लिए और वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए फोर्थ सेमेस्टर के सभी प्रश्न पत्रों के कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।